अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर। इस लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को देखेंगे कि वो क्या होती हैं, उनके सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे। यहाँ पर बेसिकली हम इन्वर्जन मेथड को यूज़ करेंगे और साथ में हम क्रैमर्स रूल को यूज़ करके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है उनका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। और इनकी एक दो दो तीन तीन एग्जांपल्स भी देखेंगे और ग्राफिकल मेथड से भी इसे देखेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के रूट से मुराद क्या होता है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है और उसके सॉल्यूशन से क्या मुराद है। देखें, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ टू और मोर लीनियर इक्वेशंस मेड अप ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स। समझते हैं ना, ये जो सिस्टम होता है लीनियर इक्वेशंस का, इसमें एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस होंगी और वो लीनियर इक्वेशंस में वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल आपके सामने ड्रा करता हूँ। देखिए मेरे पास एक ये इक्वेशन लिखी हुई है 2x + y = 15। यहाँ पर मेरे पास दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल मेरे पास x है और एक वेरिएबल मेरे पास y है। अब ये लीनियर क्यों है कि इसमें दोनों वेरिएबल्स की पावर क्या है, 1 है। तो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स की पावर मैक्सिमम पावर क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 है या डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 की जो इक्वेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं जी, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ नाम से ज़ाहिर है लीनियर, तो लाइन होनी चाहिए। तो अगर मैं ये नीचे जो ग्राफ ड्रा किया हुआ है, आपको एक लाइन नजर आ रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, ये आपके पास जो लाइन है ये आपके पास इस इक्वेशन की, ये जो ऊपर 2x + y = 15 है, ये इसकी लाइन है। ठीक है, इसका ग्राफ है। अब एक और इक्वेशन फॉर एग्जांपल 3x - y = 5 लेते हैं, तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन है। यहाँ पर भी दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। अब ये लीनियर कैसे है या नहीं, लीनियर इस वजह से है कि दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 है, मतलब इस इक्वेशन में डिग्री जो है वो 1 है। तो जब भी डिग्री 1 होगी वो इक्वेशन क्या होगी, लीनियर होगी। ठीक है, अच्छा अब अगर इसके ग्राफ को ड्रा करें तो ये जो हमें ये जो लाइन नजर आ रही है, ये मेरे पास 3x - y = 5 की लाइन है। और इन दो इक्वेशंस को मिलाकर जिस वक्त जो एक नया सिस्टम बनता है, हम उसे कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम उन्हें कह देते हैं। अब सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्या मुराद है ना, तो द सोल्यूशन टू ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज एन ऑर्डर पेयर। ये ऐसा ऑर्डर पेयर होता है जो उस इक्वेशंस को इंडिविजुअली सेटिस्फाई करता है। मतलब यह है कि वेरिएबल्स की वैल्यू को वहां पर पुट करें तो जो राइट हैंड साइड का आंसर है वही हमारे पास निकल कर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इक्वेशन है 2x + y = 15, ये एक इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है 3x - y = 15। अब यहाँ पर मुझे x और y की ऐसी वैल्यूज चाहिए ना कि वो उनको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूं या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूं, तो वही वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वेशंस क्या हो, ट्रू हो जाए। तो अब यहाँ पर मैं x और y की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, वो आगे दो मेथड्स हैं, हम वही डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सपोज करें मैं यहाँ पर x की वैल्यू अगर 4 पुट की जाए और y की जगह पर अगर 7 पुट किया जाए, तो देखें 2 × 4 = 8, 8 + 7 gives us the 15। तो इक्वेशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। अब अगर इसी ही 4 को और 7 को, x की जगह पर 4 को मैं यहाँ पुट करूं और y की जगह पर 7 यहाँ पर पुट करूं, तो 4 × 3 = 12 and 12 - 7 gives us the 5। और यही मेरे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। तो मैंने देखा कि 4 और 7 के ऊपर, 4 और 7 के लिए ये दोनों इक्वेशंस ट्रू हो गई हैं, तो मैं कहूँगा कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का 4, 7 सोल्यूशन है। ये इसके सोल्यूशन से मुराद होता है। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड से अगर इसे देखें तो ये मेरे पास एक लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये मेरे पास 2x + y = 15 है, और ये वाली जो लाइन है इसका ग्राफ है 3x - y = 5। अब अगर गौर करें तो ये कहीं पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, कहीं पर ये मिल रही हैं। मैंने अगर 4 से ऊपर जाऊं ना, देखिए ये वाली पॉइंट के ऊपर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, और अगर मैं 7 से राइट साइड पे जाऊं तो ये दोनों लाइन एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। x की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास 4 है, देखिए 4 है, और y की वैल्यू मेरे पास क्या है, 7 है। तो 4 और 7 के ऊपर, 4, 7 के ऊपर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मैं कहूँगा कि 4 और 7 इस लाइन के ऊपर भी है और 4 और 7 इस लाइन के ऊपर भी है। मतलब ये दोनों लाइंस को ये 4 और 7 सेटिस्फाई करता है।
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से यही मुराद होता है। लाइंस या तो देखें एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी, या तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, या तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई तो इनफाइनाइटली मैनी इंटरसेक्ट करेंगी। खैर ये बातें यहाँ पर हम डिस्कस, आपके लेवल के ऊपर ये बातें आपके कोर्स में शामिल नहीं है ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब आते हैं इन्वर्जन मेथड ना। यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स को यूज करते हुए हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। देखें ये जो इक्वेशंस हैं, हमने पिछली क्लासेस में आपने दो मेथड्स पढ़े होंगे। एक अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ 2x + y = 15 और दूसरी है x - y = 5, तो आपने एक मेथड पढ़ा होगा कि इन दोनों को मैं ऐड करके x की वैल्यू निकाल के वापस इक्वेशन में पुट कर दूं। ये वाला एलिमिनेशन मेथड हो सकता था। एक एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, फिर दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हमने पढ़ा था। यहाँ पर इधर हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन मैट्रिक्स को यूज करते हुए फाइंड करना है। तो सबसे पहले इन्वर्जन मेथड को देखते हैं, उसकी एग्जांपल की मदद से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इन्वर्जन मेथड क्या होता है, उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। देखो सपोज करें मेरे पास एग्जांपल है, कहता है सॉल्व द इक्वेशन 5x + 2y = 3 एंड द सेकंड इक्वेशन 3x + 2y = 5। मैं क्या करूंगा ना, मैं इनकी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा। मैट्रिक्स कोएफिशिएंट ये जो होगा, ये मेरे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऐसे बनानी है, जो पहली लाइन है ना, जो पहली इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट को, x का कोएफिशिएंट पहले लिखूंगा और y का कोएफिशिएंट 2 बाद में लिखूंगा। ठीक, दूसरी जो इक्वेशन है 3x + 2y, इसी तरह x के नीचे x का कोएफिशिएंट और y के नीचे y का कोएफिशिएंट। अगला जो टेबल बनेगा वो x y का मैट्रिक्स बनेगा और इज इक्वल टू, पहली इक्वेशन 3 थी तो 3 पुट कर दिया ऊपर, दूसरी इक्वेशन 5 है तो 5 पुट की। अच्छा देखें, इन दोनों मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करें मेरे पास यही निकल कर आएगा। देखो पहली रो पहला कॉलम ना 5 × x 5x + 2 × y 2y और 3 × x 3x + 2 × y 2y, तो यही इक्वेशंस निकल कर आ रही हैं जो ऊपर वाली हैं। तो हमने इसकी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब मैं ये कहता हूं ना कि लेट करता हूं कि ये जो मैट्रिक्स है मेरे पास, इसका नाम A रख देता हूं, इसको मैं मैट्रिक्स X कह देता हूं, इसको मैं मैट्रिक्स B कह देता हूं। तो यहाँ सेकंड स्टेप में मैंने इनको नाम दे दिए। इसका मतलब है ये लिखा हुआ नजर आ रहा है कि A × x, देखें यहाँ पर A है और ये x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और निकल कर मेरे पास एक मैट्रिक्स B निकल कर आ रहा है। AX = B है। यहाँ से मुझे x की वैल्यू चाहिए ना। देखिए वेरिएबल्स की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं ना, यहाँ पर सोल्यूशन से यही तो मुराद है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की वैल्यू यहाँ इस मैट्रिक्स में है, उसके साथ A मल्टीप्लाई हो रहा है, AX = B है। तो मैं दोनों तरफ ना A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों तरफ मैं A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये वाला इनवर्स A × A इनवर्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। x की वैल्यू मेरे पास निकल आएगी A इनवर्स × B। अब A इनवर्स × B इक्वेशन में 1 कह देता हूं, क्यों? B तो मेरे पास गिवन है लेकिन मेरे पास A इनवर्स नहीं है, और A इनवर्स फाइंड करने के लिए मुझे फार्मूला चाहिए होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A × एडजॉइंट ऑफ A। तो मुझे डिटर्मिनेंट भी चाहिए और एडजॉइंट भी चाहिए। तो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। अब डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे फाइंड होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और दरमियान में क्या लग जाता है? माइनस। तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ और दरमियान में लगेगा माइनस, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, और 5 2s are 10 होता है और 3 2s are 6 होता है। तो 10 - 6 डिटर्मिनेंट इसका 4 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नाउ एडजॉइंट फाइंड करेंगे, तो एडजॉइंट में हम ये करते हैं ना कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं हम इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, और ये जो हमारे पास ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं हम इनके साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे होगा कि ये मेरे पास जो मैट्रिक्स है 5 की जगह पर 2 आ जाएगा और 2 की जगह पर 5 चला जाएगा, और ये +2 है तो -2 बन जाएगा। ये वाला एलिमेंट +3 है तो क्या बन जाएगा? -3। तो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ A निकल कर आ गया। अब डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया। अब मैं ये वाला फार्मूला यूज करता हूँ कि 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A × एडजॉइंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट की जगह डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट की और आगे एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट की वैल्यू। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जो भी नंबर होता है अंदर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो अब 1/4 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे बन जाएगा ना, 1/4 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए वाला 1/4 -2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1/4 जो है -3 से मल्टीप्लाई होगा, और 1/4 हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए 2 1s are 2 और 2 2s are 4, तो आंसर मेरे पास 1/2 निकल आएगा। यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस और 2 कट जाएगा 4 के साथ, तो 1/2 निकल कर आ जाएगा। ये प्लस इंटू माइनस -3/4 यहाँ से निकल आएगा, और ये वाला 5/4, तो ये मेरे पास A इनवर्स आ गया। अब मुझे A इनवर्स तो नहीं चाहिए था, मुझे इक्वेशन 1 क्या कहती थी ना, इक्वेशन 1 कहती थी x = A इनवर्स × B। तो A इनवर्स तो मैंने फाइंड कर लिया ना, A इनवर्स मैंने फाइंड कर ली। अब मुझे A इनवर्स को B से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 x = A इनवर्स × B।
अब मैंने ए इनवर्स की जगह पर ए इनवर्स की वैल्यू पुट की, बी की जगह पर बी की वैल्यू लिखी। अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है। अब पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 1/2 3 से मल्टीप्लाई होगा, दरम्यान में लगेगा प्लस, और -1/2 5 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों? ये पहली रो 1 1 है ना, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो C11 जो नए मैट्रिक्स का एलिमेंट आना चाहिए वो 1 1 वाली पोजीशन पे लिखेंगे, मतलब पहली रो में पहले कॉलम में होना चाहिए। अब देखें आगे कोई और कॉलम नहीं है तो हम क्या करेंगे कि दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो जो एलिमेंट निकल कर आना चाहिए वो दूसरी रो में पहले नंबर पर लिखा होना चाहिए, मतलब दूसरी रो पहले कॉलम में होना चाहिए। तो -3/4 3 से मल्टीप्लाई होगा, दरम्यान में लगेगा प्लस, और 5/4 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ऐड कर लेते हैं। देखो 3 1s are 3 तो 3/2 हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस, और 5 1s are 5 एंड 5/2 हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस 3 3s are 9 तो 9/4 प्लस, और 5 इंटू 5 25/4। अब एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ से एलसीएम मेरे पास 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 - 5, तो यहाँ से निकल आएगा मेरे पास -2/2 और कैंसिल होकर मेरे पास निकल आएगा -1। सिमिलरली अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका एलसीएम निकल कर आ जाएगा 4, तो ये लिखा हुआ है -9 + 25, और हमारे पास 16 अपॉन +16/4 हो जाएगा, तो 4 1s are 4 4 4s are 16, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू 4 निकल कर आ जाएगी। अच्छा, अब देखें इसका मतलब है कि मेरे पास x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 4 निकल कर आ गई है, तो ऑर्डर्ड पेयर जो हमारे पास बना है -1 और 4 वो इसका सोल्यूशन है, वो -1, 4 इसका सोल्यूशन है। अब देखें ये इस इक्वेशंस का मैंने ग्राफ ड्रा किया, ठीक है। इसमें ये वाली जो इक्वेशन है 5x + 2y है, और ये वाली जो इक्वेशन है ये 3x + 2y = 5 है। अब अगर गौर करें तो दोनों लाइनें एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये पॉइंट इंटरसेक्ट कौन सा है? देखें x की वैल्यू अगर देखें तो अगर मैं -1 से ऊपर जाऊँ ना, -1 से मैं ऊपर जाऊँ तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और अगर मैं 4 से इस तरफ आऊँ तो देखें ये वाला जो पॉइंट है ये मेरे पास बनता है -1, 4, और -1, 4 के ऊपर ये सेटिस्फाई हो गया है, तो ये इसका सोल्यूशन निकला है। कहता है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x + 2y = 1 एंड 2x + 4y = 3, और इसकी मैट्रिक्स फॉर्म कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो 1, और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 2 है तो 2। दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है नीचे लिखा, और 4 है तो दूसरी रो में लिख दिया, आगे x y, और यहाँ पर पहले इक्वेशन इसको लिखा है ना तो ऊपर 1 आ जाएगा और इसका इधर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने इनको नाम दे दिया, मैंने कहा ये x मैट्रिक्स है, ये मेरे पास x मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स है, ये x है, और ये मेरे पास b। तो यहाँ से लिखा हो क्या है ax = b, मुझे x की वैल्यू चाहिए, ax = b है, तो मैं दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा x = a इनवर्स * b। अच्छा, यहाँ पर मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं कि ax = b था, तो अब ये ax = b * a इनवर्स क्यों नहीं है, ये क्यों गलत है, ये क्यों नहीं है? ओके, इसका आप मुझे आंसर देंगे। x = a इनवर्स * b। अब मुझे a इनवर्स फाइंड करना है, तो a इनवर्स के लिए पहले डिटर्मिनेंट चाहिए होगा, तो डिटर्मिनेंट इसका अगर फाइंड करते हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स 1 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 * 4 हो जाएगा, दरम्यान में लगेगा माइनस, और 2 * 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब 4 1s are 4 एंड 2 2s are 4 एंड 4 - 4 गिव्स अस 0, इसका मतलब है ये तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम इसका सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, इसका मतलब है इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसका क्या मतलब है? देखो, hence we cannot find the solution of the system equation। अब इसमें दोनों लाइनें मैंने ड्रा की हैं, देखिए दोनों लाइनें पैरेलल जा रही हैं, यहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो जब लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो उसका सोल्यूशन किधर से आएगा? इसका मतलब है कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो दोनों पॉइंट्स को, दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करे। हो सकता है इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं वो इसी लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, क्यों? इस लाइन के अलग पॉइंट्स होंगे, तो इसलिए यहाँ पर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है जो इन दोनों लाइंस का सोल्यूशन हो, ठीक है जी। अच्छा, मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, तब ही हम उस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड यूज नहीं कर सकते। अब आते हैं क्रैमर्स रूल ना। देखो, क्रैमर रूल एक स्पेसिफिक फार्मूला दिया है हमें गैब्रियल क्रैमर ने, ये फार्मूला हमें दिया है, और इसमें हम डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करते हैं विद द कांसेप्ट ऑफ यूजिंग कांसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके, यहाँ पर ये हमारे क्रैमर पाजी हैं। देखो, इसमें कुछ स्टेप्स होंगे ना, इक्वेशंस जो भी गिवन होंगी हम उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ax = b। अब यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे a का, दूसरे स्टेप में हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे a का।
अगर तो डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो हम आगे जाएंगे ही नहीं, हम कहेंगे नहीं जी हम क्रैमर्स रूल फेल हो गया यहाँ पर, आगे इसका यूज़ ही नहीं कर सकते। अगर क्रैमर रूल्स डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो तब हम आगे जाएंगे। सपोज करें अब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, अब मैं ये करूंगा जो मेरे पास ए मैट्रिक्स होगा, अब उससे मुझे दो मैट्रिक्स बनाने हैं। एक मैट्रिक्स मुझे ए एक्स बनाना है और दूसरा मैट्रिक्स मुझे ए वाई बनाना है। ए एक्स ऐसे बनेगा जो एक्स के कोएफिशिएंट्स हैं उनकी जगह मैं बी की वैल्यू लिख दूंगा तो मेरे पास ए एक्स बन जाएगा। और ए वाई मुझे ऐसे ऐसे बनेगा कि जो वाई वाली वैल्यूज होंगी ए मैट्रिक्स में उससे उनको हटाकर बी लिखेंगे तो मेरे पास ए वाई बन जाएगा। हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे, समझेंगे। उसके बाद हम इन दोनों का डिटर्मिनेंट लिख लेंगे, निकालेंगे, और फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमारे पास उसका आंसर निकल आएगा। देखो मेरे पास सिस्टम दिया हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 और 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 13। कहता है इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करो। मैंने सिस्टम इक्वेशन बना दिया, मैंने से कहा ये a है, ये x है और ये मेरे पास b है। ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। x का कोएफिशिएंट पहले 3 है तो 3 लिखा, y का कोएफिशिएंट 4 है तो 4 लिखा और आगे इक्वेशन के सामने 2 लिख दिया। अब इधर दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट मेरे पास 5 है, 5 लिखा, y का कोएफिशिएंट -3 है तो यहाँ पर लिखा और 13। ax इज इक्वल टू b मेरे पास बन गया। अब मैं ये करूंगा ना, डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा। स्टेप 2 मुझे कहता है डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो डायगोनल एलिमेंट 3 माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो और हाफ डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दरमियान में लग जाएगा माइनस। तो 3 इंटू माइनस 3 -9, दरमियान में -5 4 20 और -9 और -20 -29 निकल कर आ गया। अब चूंकि ये जीरो नहीं है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कि हम इसका सिस्टम का सोल्यूशन क्रैमर रूल से फाइंड कर सकते हैं। अब हमें ना दो मैट्रिक्स ए एक्स और ए वाई डिफाइंड करने हैं, ठीक है। देखो मेरे पास ए मैट्रिक्स है जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स था 3 4 और 5 -3 और बी मैट्रिक्स मेरे पास 2 और 13 था। अब मैं ये करूंगा ना कि ये जो एक्स का ए का कोएफिशिएंट है, मैं इसकी जगह पर इसको मैं काट कर मैं बी वाला लिख दूंगा कॉलम। बी वाला कॉलम क्या बन जाएगा 2 और 13, तो ये मेरे पास ए एक्स बन जाएगा। एक्स वाली मुझे जब ए एक्स चाहिए होगा तो मैंने एक्स की जगह एक्स की वैल्यूज की एक्स की जो कोएफिशिएंट है उसकी जगह पर मैंने बी वाला मैट्रिक्स लिख दिया, बी वाला कॉलम लिख दिया, तो मेरे पास ये ए एक्स आ गया। और ए वाई की जगह मैं क्या करूंगा, वाई के कोएफिशिएंट्स को हटा के ना मैंने इस इधर बी वाले एलिमेंट्स लिख दिए, तो 3 5 पहला कॉलम हो गया और दूसरा कॉलम 2 और 13 हो गया। ए एक्स और ए वाई मुझे फाइंड हो गया। अब मैंने इन दोनों का डिटर्मिनेंट लेना है। अब डिटर्मिनेंट के लिए वही काम करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स आपस में और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स या हाफ डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स -15 आ गया। और ए वाई का डिटर्मिनेंट जब लूंगा तो ए वाले एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ए वाले एलिमेंट्स आपस में और दरमियान में लगेगा माइनस, और 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 13 इंटू 3 हो जाएगा, -2 इंटू 5 हो जाएगा, और 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39 आ जाएगा, 5 2 10, तो ए एक्स की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई है 29। ओके, अब पुटिंग द वैल्यूज इन एक्स, हमें दोस्त ने फार्मूले दिए थे ना एक्स के लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की वैल्यू मेरे पास -15 आ गई थी और इसको मैंने पुट किया तो माइनस माइनस से कटा और 29 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 15 तो 58 आता है और x की वैल्यू मेरे पास 2 निकल कर आ गई। अब y के लिए मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए ना, तो यहाँ पर मैं इनकी वैल्यू पुट करूंगा 29 अपॉन -29, तो ये कटेंगे आपस में और मेरे पास -1 निकल कर आ जाएगा। सो सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 2, -1। मतलब यह है कि ये दोनों लाइनों का ग्राफ ना 2 -1 के ऊपर काटेगा। अब देखें मुझे x की वैल्यू 2 है ना, तो ये x की वैल्यू 2 है, अगर मैं इससे नीचे आऊँ और ये मेरे पास y की वैल्यू -1 है, तो मैं यहाँ पर जाऊँ ना तो मुझे ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है 2, -1, और हम देख सकते हैं कि दोनों लाइनें एक दूसरे को 2, -1 के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मैं कहूँगा यस 2, -1 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब अगर मैं 3x + 4y इज इक्वल टू 2 है, अगर मैं 3 की जगह पर 2 पुट करूं और 4 की जगह पर मैं -1 पुट करूं ना, तो 3 2s are 6, 4 1s are 4 और -4 हो गया, तो 6 - 4 मेरे पास कितना निकल कर आ गया 2, तो सेटिस्फाई कर गया ना। तो इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन भी हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये था यहाँ तक क्रैमर्स रूल। अब एक पॉइंट है कि इफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ ए इज सिंगुलर, मैट्रिक्स सिंगुलर हो गया कोएफिशिएंट, तो हम ये कहेंगे कि ये क्रैमर्स रूल एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ तक था हमने आज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग दी मैट्रिसेस की मदद से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को देखा, फिर सॉल्यूशन से क्या मुराद है, इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल को
हमने सॉल्व किया है। अगर किसी भी बात की समझ नहीं लगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप इसे अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।